बिहार चुनाव खत्म होते ही तेजस्वी जहां एक तरफ चुप बैठे हुए थे, तेजस्वी बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लेकिन ऐसे में अभी की एक बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से निकल कर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ा और अहम फैसला लिया है। चुनावी हार जिस तरीके से हुई है ये कहीं ना कहीं बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। आरजेडी पिछली बार 75 सीटों पर लीड कर रही थी, लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। कहीं ना कहीं इस बार भी एक्सपेक्टेशंस वैसे ही थे कि उससे और अच्छी चीजें होंगी, लेकिन 75 से 25 पर आना कोई आम बात नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बड़ी प्लानिंग की है और फैसला बड़ा लिया है। दोस्तों देखिए, लगातार समीक्षा बैठक, लगातार हार की समीक्षा कर रहे तेजस्वी यादव ने एक बड़ा निर्णय लिया है। देखिए, तेजस्वी वेकेशन पे भी नहीं गए, उनकी फैमिली यानी उनकी पत्नी और बच्चे दिल्ली चले गए और वहां जाकर आप कह सकते हैं तो वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं या फिर वहां से कहीं और भी जाएं। लेकिन तेजस्वी घर पर ही बैठे हैं, अपने आवास पर ही बैठे और पूरे दिन समीक्षा कर रहे हैं। क्या समीक्षा कर रहे हैं तो आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद आरजेडी पहली बार इतनी गहरी राजनीतिक समीक्षा मोड में नजर आ रही है। राज्य की राजनीति में लंबे समय तक सबसे बड़ी विपक्षी ताकत माने जाने वाली पार्टी को इस बार 143 में से केवल 25 सीटें ही मिली, जिससे पार्टी कैंप में निराशा जरूर है, लेकिन हार के बाद खामोशी को तेजस्वी की कमजोरी जो मान रहे हैं ना, उनके लिए गलती होने वाली है। आरजेडी की समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण की बैठकें 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी, यानी कि अगर देखें दोस्तों तो कल से लेकर 4 नवंबर तक पहले चरण की समीक्षा बैठक चलेगी। यानी पहले चरण में जो प्रत्याशी हार गए उनको तेजस्वी बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर गलती कहां हुई। उस प्रत्याशी से बात होगी जहां पहले चरण में मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण की बैठक 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक आयोजित होंगी। इन बैठकों के दौरान उम्मीदवारों से मतदान पैटर्न, बूथ लेवल रिपोर्ट, संगठन की भूमिका, सहयोगी दलों का प्रदर्शन और उम्मीदवार चयन जैसे विषयों पर विस्तृत फीडबैक लिया जाएगा। यानी कि पहले चरण के प्रत्याशी से 26 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक, दूसरे चरण के प्रत्याशियों से 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक तेजस्वी बातचीत करने वाले हैं। उम्मीदवारों के चयन में, सहयोगी दलों का परफॉर्मेंस, बूथ रिपोर्ट की कहीं कोई खेल नहीं हुआ है, क्या कुछ हुआ है, सभी मुद्दों पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद रिपोर्ट लेंगे और खुद बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, जो ये बात लोग कह रहे थे ना कि अब चुनाव हो गया, अब तेजस्वी तो नहीं निकलेंगे, अरे जीते हारे उनको कोई फर्क है, आप देख लीजिए, समीक्षा कर रहे हैं और इसी पावर के साथ, इसी मजबूती के साथ तेजस्वी विधानसभा भी आएंगे और विधानसभा में आकर अक्सर उनकी सम्राट चौधरी से बहसबाजी होती है। तो इस बार तो गृह विभाग भी उनके पास है। पहले पेपर लीक कुछ बहस हुई, इस बार गृह विभाग को लेकर बातचीत होगी। क्या सम्राट बोलेंगे कि अपराध नहीं हो रहे? देखिए, सभी मुद्दों पर तेजस्वी बातचीत करेंगे और विधानसभा में तो इस बार बीजेपी के पसीने छूटेंगे। आप 2 लाख कब देंगे महिलाओं को? सभी मुद्दों पर तेजस्वी सरकार को घेरने का काम करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले 1 तारीख से तो हालांकि शीत सत्र शुरू है, लेकिन शीत सत्र की मौजूदगी तो रहेगी ही तेजस्वी की, लेकिन उसके साथ साथ मीटिंग कर रहे हैं लोगों से। आपको हमने बताया कि कल से लेकर 4 दिसंबर तक पहले चरण के प्रत्याशियों के साथ और 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक दूसरे चरण के प्रत्याशियों के साथ मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे। भागे भागे सभी विधायक, जो भी हारे प्रत्याशी, माफ करिएगा, जो जीते वो भी जाएंगे। उन लोगों से तेजस्वी बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि चूक कहां हुई। क्या उन गानों के कारण आखिर एकाएक जनता का मन कहां बदला? इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है।
चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश को उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो है बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है। भाई कैसे पर्चियां मिलती है? कैसे? आज तक हुआ है कभी? नहीं। अगर इतने प्रमाण हैं तो क्या बिहार के चुनाव जो हुए हैं, उसके जो जनादेश आए हैं, क्या इस पे डाका नहीं डाले गए हैं? इसको प्रभावित नहीं किया गया है? इसको मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है जनादेश? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का उत्तर देश की आवाम, बिहार की आवाम जानना चाहती है कि आखिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने थे, लेकिन पक्षपात चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह भी सबके सामने है। जनता में उदासी है, जनता में इस चुनाव परिणाम को लेकर हर्ष का भाव नहीं है। ये बात भी सबके मुखमंडल पर देखा जा रहा है। इसलिए इसको रक्षा करने के लिए लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश को उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो है बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है। भाई कैसे पर्चियां मिलती है? कैसे? आज तक हुआ है कभी?